ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की भेंटवार्ता। नमस्कार, आकाशवाणी के स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जनजातीय नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिरसा मुंडा हों, सिद्धू कानू, रामजी गोंडा, वीर सुरेंद्र राय या फिर अलूरी सीताराम राजू, इन नेताओं ने हमेशा इनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इस दिशा में किए गए प्रयासों और उपलब्धियों पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय जनजातीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि जनजातीय कल्याण के लिए जो काम हो रहे हैं उसकी उपलब्धियों को आप कैसे देखते हैं? जहाँ तक जनजातीय मंत्रालय का कार्य और जनजातीय क्षेत्रों का विकासात्मक योजनाएं, इन सारे चीजों को यदि आप देखेंगे तो इसके पृष्ठभूमि में जाना जरूरी है। और पृष्ठभूमि ये है कि 1999 में पहली बार इस देश में दृष्टिकोण बदला, जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि उन क्षेत्रों में और उन समुदायों में विकासात्मक योजनाओं को यदि पूरा करना है या उन्हें संवैधानिक संरक्षण के साथ जोड़ना है तो अलग मंत्रालय का गठन करना अनिवार्य शर्त है। और इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि वर्षों के बाद ये महसूस किया गया कि उन सारे कार्यों में जिसकी अपेक्षा आजादी के दशक से लेकर लगातार लोगों ने की है वो पूरी नहीं की जा सकती है जब तक कि इस तरह के मंत्रालय का गठन न हो जिससे सीधे तौर से लोग जुड़े और कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा सके। इसी दृष्टि से इस यात्रा के साथ इस मंत्रालय का कार्य प्रारंभ हुआ और इसके बाद जब आज हम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं तो उसी उद्देश्य को पूरा करते हुए जनजातीय समुदाय के बीच में समान अवसर, सर्वांगीण विकास और उन योजनाओं के माध्यम से आधारभूत संरचना के साथ साथ रोजगार सृजन के अवसर बेहतर तरीके से उपलब्ध हो, ये ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बजट को उसी परिप्रेक्ष्य में किया जाए और नई योजनाओं का समावेश हो। सभी योजनाओं के मूल्यांकन के, निगरानी के प्रणाली को नए तरीके से तकनीकी के साथ जोड़ते हुए अनुश्रवण के लिए बनाया गया। और इन सारे प्रयासों का परिणाम ये है कि अब सामाजिक आर्थिक समावेश कार्यक्रम मजबूत हो रहा है, पूरा हो रहा है। और पिछले 8 वर्षों के कालखंड में यदि हम देखें तो जहां कार्यक्रम को हम नीचे तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं, वहीं अब जनजातीय समुदाय 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में उत्सव मनाने के माहौल में है। और इस समय यदि हम देखें तो और ज्यादा जनजातीय समुदाय के लिए, आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आजादी के लंबे कालखंड बाद यानी अमृत महोत्सव काल में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला के रूप में राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रही हैं। ये न केवल एक राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू का आसीन होना बल्कि पूरे जनजातीय समाज को प्रेरणा देने वाली और संकल्प लेने वाली। जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार ने कई तरह की योजनाओं की शुरुआत की है, कई पहल की है। इन प्रयासों के बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा विस्तार से बताइए। जनजातीय क्षेत्रों में जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि कुछ मौलिक बातें हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं और कुछ संवैधानिक व्यवस्था के तहत उनके जो सांस्कृतिक विरासत है उसको बरकरार रखते हुए विकासात्मक योजनाओं के साथ जोड़कर भविष्य का निर्माण करने के पीछे जो इस देश का उद्देश्य है उसमें वो समाहित हो। और अभी मंत्रालय के माध्यम से हमने एक महत्वपूर्ण कार्य योजना जो लिया है और वो माननीय प्रधानमंत्री के एक दूरदर्शी सोच को प्रतिबिंब करता है कि आजादी के लंबे कालखंड में जो शिक्षा का स्तर या शिक्षा में लोगों का परसेंटेज रहा है जनजातीय समाज का, वो राष्ट्रीय औसत है उससे कम है और इसलिए स्पेशल फोकस देना चाहिए, स्पेशल प्रयत्न करना चाहिए और एक फैसला आगामी 2024 तक यह सुनिश्चित हो कि प्रत्येक प्रखंड स्तर पर जहां 50% से अधिक एवं 20,000 से अधिक आबादी हो वहां एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खुले
अभी बहुत सारे स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन 2024 तक इसकी संख्या 740 से अधिक हो जाएगी। तो जहां इस तरह के विद्यालय प्रखंड स्तर पर खोले जा रहे हैं, वहीं इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाई गई है। 240 की जगह अब 480 विद्यार्थी इन विद्यालयों में होंगे और पूरी व्यवस्था शिक्षकों के रहने से लेकर, छात्रों के हॉस्टल से लेकर, एकेडमिक बिल्डिंग से लेकर, लेबोरेटरी से लेकर, जितनी तरह की सुविधाएं, यानी सीबीएसई की पूरी गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले देश भर के सभी विद्यार्थियों को, यह सुनिश्चित करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई। इसके साथ साथ ही यदि हम इस वर्ष को लें तो अभी हमने एक आदि आदर्श ग्राम योजना शुरू किया है और उसमें 36,000 गांवों को लक्ष्य लेकर कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। और उसमें जो उद्देश्य है कि सारे गांवों को हम सेचुरेशन के साथ देखें कि वो कैसे आवश्यकता को पूरी करे और वहाँ का मानव प्रबंधन से लेकर, यानी मानव पूंजी से लेकर, वहाँ के जो भी ऐसी रोजगार से लेकर आधारभूत संरचना, चाहे वो शिक्षा में हो या स्वास्थ्य में हो या अन्य क्षेत्रों में हो, कम्युनिकेशन के दृष्टि से कोई कमी न रहे, इसका ध्यान रखते हुए ये योजना प्रारंभ किया गया। तीसरा, एक जनजाति मिशन, जिसके माध्यम से हमारा ट्राइफेड कार्य कर रहा है। बंधन विकास केंद्र, यानी ट्राइफेड के माध्यम से मूल्य संवर्धन हो और साथ ही साथ जिसको हम कहें कि वैल्यू एडिशन के साथ, और जो वन उपज है उस वन उपज को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का जो लक्ष्य है वो जनजाति समाज के माध्यम से कैसे हो। और लगभग जो अभी मार्केट में 20,000 से अधिक उत्पाद हैं और बहुत सारे ऐसे मार्केट में कार्य करने वाले, चाहे वो अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, कई ऐसे और भी प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से भी बाजार किया जा रहा है। तो ट्राइब्स इंडिया के माध्यम से भी ऑनलाइन आपूर्ति करने की व्यवस्था को मजबूती के साथ प्रारंभ किया गया और उसका अच्छा परिणाम आ रहा है। और कोशिश ये कर रहा है कि हम लक्ष्य आधारित इन योजनाओं को पूरी कर सके और इसका परिणाम वास्तविक रूप से जनजातीय समुदाय में दिखे। इसके साथ साथ ही हमारी ये कोशिश है कि हम इसे राज्यों के विभिन्न स्थानों में उनके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विशेषताओं का अच्छा प्रदर्शन करें। और इसलिए जनजाति संग्रहालयों का निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। कई राज्यों में बहुत अच्छी स्थिति में अब ये पूरी होने वाली है और कुछ राज्यों में पूरी हो चुकी है और कुछ राज्यों में कार्य चल रहा है। तो ये जो संग्रहालय का कार्य है, ये भी कार्य मैं समझता हूँ कि आदिवासी के जो जीवंत चरित्र है उसको प्रदर्शित करेगा। वहीं पूर्वजों ने जो इस देश के माटी के लिए, यानी जब भी जनजाति समाज इस बात का आह्वान करता है तो उसके पीछे जल, जंगल, जमीन जुड़ा हुआ होता है। तो हम इन जो पूर्वज थे जिन्होंने आहुति दी है, उनके इतिहास को भी हम इन संग्रहालयों के माध्यम से सही ढंग से प्रदर्शित करें। वन अधिकारों और वन बंधु कल्याण योजना की दिशा में भी बहुत कुछ किया गया है। इसकी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं और ये भी जानना चाहेंगे कि आपसे कि इसमें प्रगति अब तक कितनी हुई है। वन बंधु कल्याण योजना और वनाधिकार अधिनियम, गुजरात में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने काम किया, उस समय में जो उन्हें सफलता मिली वो एक बहुत ही उदाहरण स्वरूप है। गुजरात में उन्होंने एक एक्ट बनाया, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में भारत सरकार एसटी कंपोनेंट के नाते जनजाति के लिए सभी मंत्रालयों के माध्यम से राज्यों को सेंट्रल सेक्टर के लिए और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए राशि मुहैया कराती है। अब उन राशि का उपयोग अच्छे ढंग से कैसे हो, यह सुनिश्चित करने के लिए गुजरात का मॉडल बहुत अच्छा इस दृष्टि से है कि उन्होंने कानूनी प्रावधान बना करके यह व्यवस्थित किया है, बजटीय प्रावधान जनजाति मंत्रालय के माध्यम से उपयोजना क्षेत्र जिसे कहते हैं, उसमें सही ढंग से सभी मंत्रालयों को कार्य करने का मौका मिले और डेटाबेस सेंटर ट्राइबल अफेयर्स यानी जनजाति मंत्रालय राज्य का देखे। और इस दृष्टि से गुजरात में वनबंधु कल्याण योजना के माध्यम से ऐसे पहले 5 उसके बाद 12 योजनाओं को सभी गांवों के लिए अनिवार्य रूप से पहुंचाना है, और जिसमें जल से लेकर आवासीय सुविधा से लेकर स्वास्थ्य सुविधा से लेकर शिक्षा की सुविधाओं से लेकर अन्य जितनी भी आवश्यकता एक गांव के लिए है वो पूरी हो। तो इसका अच्छा हम लोगों को अध्ययन में एक आधार मिला
और उसी दृष्टि से मंत्रालय को काम करने के मामले में एक नीति बनाई गई है। अब इस सिलसिले में हमारा मंत्रालय सभी राज्यों के साथ मॉनिटर कर रहा है और उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें राशि आवंटित करते हुए यह सुनिश्चित कर रहा है कि एसटी कंपोनेंट का मैक्सिमम लाभ जनजाति एवं जनजाति क्षेत्रों को मिले। आपने जिक्र किया ट्राइफेड का। हम सभी जानते हैं कि ट्राइफेड जनजातीय कला और शिल्प को बढ़ावा देता है। इन उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए और किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? एक तो ट्राइफेड ये कोशिश कर रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्लस्टर के माध्यम से हम उन्हें प्रशिक्षित करें, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें और क्वालिटी की दृष्टि से हम ये सुनिश्चित करें कि जो उसकी प्राकृतिक गुण है उस गुण को किसी तरीके से कमी न हो, इसका ध्यान रखें। जैसे अब आयुर्वेद की बात हमने की, जड़ी बूटियों की बात की, तो जनजाति क्षेत्र में बड़ी संख्या में जड़ी बूटियों की एक तिजोरी है जो संरक्षित भी हो और उसका गुण माने उसका जो ओरिजिनल जो क्षमता है वो उसमें डिटोरिएशन न हो। उस दृष्टि से बाजार में हमारी स्थिति अच्छी बने इसकी कोशिश होती है। बाजार में सीधे तरीके से जनजाति समाज जुड़े इसकी कोशिश होती है और जो जिस क्षेत्र में रहता है उसके उत्पाद का वो भागीदार बने, ये हमारी प्राथमिकता होती है। एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये जहन में आता है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। इसका विचार कैसे आया और इसके जरिए मुख्य रूप से आप क्या संदेश देने की कोशिश करते हैं? जनजाति समाज के इतिहास को यदि हम देखें तो उस इतिहास में हमें ये बात देखने को मिलती है कि हो सकता है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले जनजाति समाज हो, लेकिन खास करके ब्रिटिश हुकूमत के समय में लोगों ने इस बात को महसूस किया कि जनजाति समाज एक सार्वभौमिक जीवन जीता है, एक निश्चलता के साथ जीने वाला समाज है और ये ऐसे समय में अपने लोग अपनी माटी के लिए अपनी आहुति दे सकता है। तो इस तरह का इतिहास जनजाति समाज का है। उस स्वाभिमान को हमें बना के रखना है और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऐसे जितने भी हैं वैसे सारे लोगों के इतिहास की जानकारी लोगों तक पहुंचे और एक स्वाभिमान दिवस, एक गौरव दिवस के रूप में पूरा देश मनाए कि हमारे पूर्वजों ने किस तरीके से आहुति दी है और हमें आगे क्या करना चाहिए। स्वाभिमान से संकल्प की ओर हम आगे बढ़े। और सबसे अंत में बिरसा मुंडा के ब्रिटिश शासन से मुक्ति के उलगुलान यानी पूर्ण विद्रोह के आह्वान के पीछे का जो संदेश है उसे आप आज के संदर्भ में कितना प्रासंगिक मानते हैं? आज के दिन में यदि हम भगवान बिरसा मुंडा के उस उलगुलान शब्द को समझने का प्रयत्न करेंगे, उलगुलान का अर्थ होता है क्रांति, कि ऐसे शासन के विरुद्ध में क्रांति। तो उस क्रांति के बल पर मिली हुई आजादी को हम जब लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर चलते हुए शासन पर अपने आप को देखते हैं तो हमें और हमारे लिए, हम सभी देशवासियों के लिए और जनजातीय समाज के लिए एक बड़ा दायित्व बन जाता है कि स्वयं को उसमें किस तरीके से जोड़ते हुए हम न केवल अपने अपनों और समाज के बारे में बल्कि अपने अपनों के सक्षमता को इस तरीके से स्थापित करते हुए कि उसी में राष्ट्र छुपा हुआ है। हमारा गांव विकसित होगा, हमारा परिवार विकसित होगा, हमारा क्षेत्र विकसित होगा तो देश विकसित होगा। तो यानी जो आत्मनिर्णय का अधिकार के लिए अंग्रेजों के समय में लड़ाइयां लड़ी, वो अधिकार लोकतंत्र में आपके पास निहित है। अब उसका उपयोग आप अपने अनुसार समृद्धता के लिए कैसे करें जिससे आपकी भाषा, आपकी संस्कृति, आपकी परंपरा बनी रहे, ऐसा सोच के साथ हम सब लोगों को मिल करके काम करना चाहिए, तभी हम उन्हें अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। आकाशवाणी से इस विशेष बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की भेंट वार्ता।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।